15 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ भारत ने बंटवारा भी देखा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे ने सिर्फ सरहद नहीं बांटी, लोगों के दिल भी बांटे। लाखों हिंदू और मुस्लिम शरणार्थियों की तरह इधर उधर जाने लगे। हिंदू और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा ने जन्म लिया और फिर दिखी वो सरहदें जो लाखों मासूमों के खून से रंगी हुई थी। हिंदू और सिख मुसलमान के, और मुसलमान हिंदू और सिखों के जान के दुश्मन बन गए थे। बंटवारे के दर्द को भूलता भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं भारत में जन्मे मुस्लिम लीग के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन चुके थे। पर बंटवारे के बाद भारत के सामने सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं, बल्कि दो पाकिस्तान थे। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान। बंटवारे के बाद भारत के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी। 565 रियासतें जिन्हें भारत में मिलना जरूरी था, ये सभी रियासतें भारत की बाउंड्री के अंदर थीं। इनमें से ज्यादातर रियासतें आजादी की तारीख से पहले ही भारत का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों ने भारत में विलय की बात को कबूल नहीं किया था। ये रियासतें ना तो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहती थीं और ना ही पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान के बीच इन तीनों रियासतों को लेकर खींचतान चल रही थी, जबकि तीनों की सीमाएं भारत से लगती थीं। वहीं हैदराबाद भारत की छाती पर खड़े एक बड़े से वृक्ष की तरह है, जिसे भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान को नहीं सौंप सकता था। पाकिस्तान किसी भी हालत में कश्मीर पर कब्जा जमाना चाहता था। वही कश्मीर के महाराज हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना भी किसी भी हालत में कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। पाकिस्तान के आर्मी जनरल अकबर खान ने पेशावर, काबुल और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले पश्तूनों से मदद ली। उन्हें भड़काया कि कश्मीर पर उनका हक है, वो कश्मीर पर धावा बोल दें और उसके बाद कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। अक्टूबर 1947 काबुल के पश्तूनों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह की फौज पाकिस्तानी फौज और पश्तूनों से नहीं लड़ सकती थी। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि भारत तभी सैन्य सहायता कश्मीर को भेज सकता है जब कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए। हरि सिंह दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिया, लेकिन कश्मीरी घाटी का माहौल बिगड़ता जा रहा था। पश्तूनों और पाकिस्तान फौज ने वहां अत्याचार मचा रखा था। पाकिस्तानियों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया था। भारत में कश्मीर के विलय के बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारत की सेना हवाई रास्ते से कश्मीर पर उतरी और पाकिस्तान की फौज का डटकर सामना किया। थककर पाकिस्तान की फौज और पश्तूनों को वापस लौटना पड़ा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तानियों ने अवैध कब्जा कर लिया और वहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत हुई। कश्मीर का मुद्दा किसी भी हालत में सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। 27 जुलाई 1949 को यूनाइटेड नेशन की दखल के बाद भारत और पाकिस्तान ने कराची समझौता पर हस्ताक्षर किया, जो एक तरह से युद्ध विराम था। भारत ने अपने संविधान में भी कई परिवर्तन किए। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में एक नया अमेंडमेंट लाया गया और आर्टिकल 370 को जगह दी गई, जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। इसके बाद बिल्कुल कश्मीर की तरह ही सेना भेजकर भारत ने जूनागढ़ पर भी अपना कब्जा किया और ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद के निजाम और रजाकर की सेना को हराकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। 22 अक्टूबर 1962 पंचशील एग्रीमेंट होने के बाद भी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। नेहरू इस बात से खफा भी थे और दुखी भी। नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। उनकी सारी उम्मीदें बेकार हो गई थी। भारत चीन के सामने टिक नहीं पाया और भारत की हार हो गई। भारत की हार का सदमा शायद नेहरू बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेहरू को जानने वाले हर शख्स का मानना था कि इन 2 सालों में नेहरू बुझे बुझे से नजर आते थे। 27 मई 1962 को नेहरू की मौत हो गई। नेहरू की मौत की खबर पूरा हिंदुस्तान रेडियो के जरिए सुन रहा था। वही दूसरे ही दिन एक और खबर आग की तरह फैल गई। जो खबर कम और सवाल ज्यादा थी। 28 मई 1964 को रेडियो के साथ साथ हर शख्स के जहन में एक ही सवाल था, हिंदुस्तान का दूसरा प्रधानमंत्री कौन होगा?
कांग्रेस पार्टी की लंबी बहस और बातचीत के बाद लाल बहादुर शास्त्री को दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कश्मीर। शास्त्री ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान से कई बार बातचीत भी की गई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। 9 अप्रैल 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक पाकिस्तान और भारत के बीच जंग चलती रही, जिसका एक ही मुद्दा था, कश्मीर। यूनाइटेड नेशन की पहल के साथ इस लड़ाई पर युद्ध विराम लगा और दोनों देशों ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद शास्त्री जनवरी 1966 को ताशकंद गए और वहां लंबी बातचीत के बाद अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ताशकंद एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर की रात ही संदिग्ध तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। उनकी मौत पर दर्जनों सवाल उठाए गए। भारत एक बार फिर उसी दौराहे पर खड़ा था, जहां एक बार फिर की तय करना था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। शास्त्री के बाद कांग्रेस के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री का चुनाव काफी कठिन था। मोरारजी देसाई खुद को प्रधानमंत्री पद का अगला दावेदार मान रहे थे, जबकि कांग्रेस के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का असली दावेदार बताया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनते ही एक महीने बाद इंदिरा गांधी के सामने मिजोरम एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा था। मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने मिजोरम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। वो भारत का झंडा उखाड़कर फेंक चुके थे। काफी समझाने पर भी जब मिजोरम की नेशनल पार्टी नहीं मानी, तो इंदिरा गांधी ने आर्मी एक्शन की छूट दे दी। आसमान से फाइटर प्लेन्स ने मिजोरम नेशनल पार्टी की आर्मी पर गोलियां बरसाई। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जेरिको कहा गया। पर भारतीय फौज की दखलंदाजी के साथ ऑपरेशन जेरिको खत्म हुआ और मिजोरम में शांति फैल गई। 1962 के चीन हमले के बाद भारत में इंटेलिजेंस एजेंसी की मांग उठने लगी थी। 1968 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का गठन हुआ। रॉ के पहले चीफ रामेश्वर नाथ काओ बने। अब रॉ का एक ही मकसद था, पाकिस्तान पर नजर रखना, ताकि पाकिस्तान या चीन 62 और 65 की लड़ाई दोहरा न सके। 1971 का दौर एक ऐसा दौर था जब भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की नजर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर टिकी हुई थी। जनवरी 1971 रॉ के चीफ सेक्रेटरी रामेश्वर नाथ काओ ने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंदिरा गांधी से शेयर की। रॉ को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। पाकिस्तान किसी बड़े मिलिट्री एक्शन की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि याहिया खान का प्लेन ढाका में उतरा था और कुछ पिक्चर्स के मुताबिक अमेरिकन कार्गो प्लेन से कुछ ब्रांड न्यू आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ढाका में उतारे गए थे। अब इंडियन आर्मी और रॉ पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके थे। तभी 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस की डोमेस्टिक फ्लाइट फॉकर F-27 उर्फ गंगा श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू सतवारी एयरपोर्ट की उड़ान भर रही थी। उसे 2 कश्मीरी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। प्लेन को लाहौर में उतारा गया। प्लेन में बैठे सारे मुसाफिरों को बाद में भारत वापस लौट आया गया, लेकिन प्लेन गंगा को आग लगा दी गई। इस हाईजैक के बाद भारत ने इंडियन स्पेस से पाकिस्तान के सभी विमान की उड़ान पर रोक लगा दी। अपने ही प्लेन को हाईजैक करवा रॉ और इंडिया ने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिए। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि इस साजिश को रचकर एक गलत इल्जाम के तहत भारत ने पाकिस्तानी फ्लाइट की उड़ान पर भी रोक लगा दी। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ले जाने की धमकी भी दी। 1966 से ही पूर्वी पाकिस्तान या यूं कहें कि आज के बांग्लादेश की हालात बिगड़ने लगी थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में भी उस वक्त प्रेसिडेंट अयूब खान विरोध का सामना कर रहे थे। विरोध करने वाली नई पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, जिसकी शुरुआत जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान की ढाका यूनिवर्सिटी ने पूर्वी पाकिस्तान में एक मोर्चा खोल रखा था। ढाका यूनिवर्सिटी और वहां के स्टूडेंट्स ने पश्चिमी पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए इल्जाम लगाया कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की फंड में पाकिस्तान की सरकार भेदभाव कर रही है। पूर्वी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। इस मुद्दे को अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ज्यादा बल देते नजर आ रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में ऑटोनॉमी की मांग कर चुके थे। उन्होंने अयूब खान को चुनौती दी
कि उनकी आर्मी सरकार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक साथ नहीं संभाल सकती। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में अयूब खान की पार्टी से विपक्षी दल, खासतौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपातकाल की मांग कर रही थी। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो और सभी अपोजिशन पार्टी के मेंबर को रिहा करने की मांग भी कर रही थी, जिन्हें कुछ समय पहले अयूब खान ने गिरफ्तार करवा दिया था। अयूब खान की सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और जल्द ही पाकिस्तान की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली थी। 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने अपनी सारी जिम्मेदारी याहिया खान को सौंप दी और खुद शांति से इस्तीफा दे दिया। याहिया खान की सरकार भी एक मिलिट्री सरकार थी। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। 1970 में पाकिस्तानी आम चुनाव जीतने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान के नेता अवामी लीग को सरकार बनाने नहीं दे रहे थे, जिससे नाराज होकर अवामी लीग ने भाषा के आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली थी। यहां से बांग्लादेश की शुरुआत हुई, जिसके रास्ते में बहुत सारी रुकावट आने वाली थी। 27 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की आर्मी याहिया खान के आदेश पर ईस्ट पाकिस्तान पर धावा बोल चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों का कत्लेआम किया जा रहा था। चुन चुनकर पढ़े लिखे बंगालियों को मारा जा रहा था, ताकि आगे बंगाली मुस्लिमों को लीड करने जैसी कोई छवि बाकी ही ना रहे। इससे ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई थी। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आने लगा था। रॉ और आर्मी के साथ इंदिरा गांधी का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान की हालत जितनी ज्यादा बिगड़ेगी, भारत पर भी खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। मार्च में ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में बंगाली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय शरणार्थी के तौर पर आ रहे थे। सिर्फ कोलकाता में 2.5 लाख से ज्यादा शरणार्थी रिफ्यूजी कैंप पर रुके हुए थे। भारत के लिए इन रिफ्यूजी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड को खत्म करने के लिए आर्मी चीफ सैम मनकशॉ से बात की, लेकिन सैम मनकशॉ ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर भारत अभी युद्ध के मैदान में उतरता है तो भारत की हार निश्चित है। इंदिरा गांधी ने युद्ध का सारा फैसला सैम मनकशॉ पर छोड़ दिया। वहीं रॉ की नजर लगातार पाकिस्तान पर टिकी हुई थी। इस बीच भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी फौज को ट्रेनिंग देना शुरू किया। बांग्लादेश की मुक्ति फौज का कांटेक्ट सबसे पहले असम की डेल्टा आर्मी कंपनी से हुआ। मुक्ति बाहिनी की फौज में शामिल सभी बंगाली सोल्जर लुंगी, टी शर्ट जैसे कपड़े और सामान्य से जूते पहनकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे, ताकि जब वो बांग्लादेश में दाखिल हो पाकिस्तान की आर्मी को उन पर शक ना हो। 6 अलग अलग डिवीजन बनाकर 5 से 6 महीने तक लगातार मुक्ति बाहिनी की सेना को पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए ट्रेन किया। भारत ने ना सिर्फ ट्रेनिंग दी, बल्कि उन्हें हथियार, खाना, कैंप सब कुछ उपलब्ध करवाया। नवंबर के आखिरी हफ्ते में रॉ के पास एक खुफिया खबर आई। खबर थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 1 या 2 दिसंबर को भारतीय एयरबेस पर अटैक करने वाली है। एयरफोर्स के सारे ऑफिसर इस खबर को सुनते ही अलर्ट हो गए। 1 और 2 दिसंबर को एयरफोर्स के हर एक ऑफिसर रात दिन हाई अलर्ट पर बैठे हुए थे। लेकिन न तो 1 तारीख को कोई हमला हुआ, न ही 2 दिसंबर को। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 शाम करीब 5 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 8 इंडियन एयरबेस और इंडियन राडार स्टेशन पर हमला कर दिया। ज्यादातर हमले भारत के वेस्टर्न सेक्टर में किए गए थे, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान के एयरबेस शामिल थे। इस अटैक के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए युद्ध का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में सीक्रेट ऑपरेशन को ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर जमकर हवाई हमला किया। इसके बाद इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की, जिसके तहत कराची एयरपोर्ट और पाकिस्तान के कई बड़े जंगी जहाजों को जलाकर राख कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी लोंगेवाला पोस्ट पर रातों रात हमला किया। रात भर लोंगेवाला पोस्ट के सिपाही पाकिस्तानी टैंकों को रोकने की कोशिश करते रहे, जबकि वो सिर्फ 120 थे और पाकिस्तान के सिपाही 3000। सुबह एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान की टैंकों पर जमकर गोला बारूद बरसाए और पाकिस्तानियों को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। 1971 का यह युद्ध 13 दिन चला।
16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका पर धावा बोल दिया। इंडियन एयरफोर्स ढाका के गवर्नर हाउस पर लगातार रॉकेट बरसा रही थी। वहीं भारतीय आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। अब पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत की फौज का सामना नहीं कर सकती थी। 16 दिसंबर शाम 4:55 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्याजी ने अपने 93,000 सिपाहियों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया। यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह किसी आर्मी का आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है।